बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज की मेरी इस वीडियो में आप तख्लीकी लिखाई, जिसे इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, उसके बारे में जान सकेंगे और उसका तरीका सीख सकेंगे। बच्चों, मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं वो ज़्यादातर उर्दू ग्रामर के हवाले से थी। अभी मैंने दरमियान में ब्रेक लिया है और मैं तख्लीकी लिखाई की तरफ आई हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बच्चों को तख्लीकी लिखाई में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असल में इन मुश्किलात का सामना करने की बुनियादी वजह यह है कि बच्चों को मियारी तख्लीकी लिखाई लिखने का तरीका ही नहीं आता होता, जिसकी वजह से वो तख्लीकी लिखाई बेहतर नहीं लिख पाते और बाज़ औक़ात इम्तिहान में तख्लीकी लिखाई की वजह से उनके नंबर कम आते हैं और उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, अपनी इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तख्लीकी लिखाई या क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से आपको निहायत ही सादा और आसान अल्फाज में वो बुनियादी चीज़ें बताऊं, जिसके ज़रिए आप अपनी तख्लीकी लिखाई को बेहतर से बेहतर बना सकें और मियारी तख्लीकी लिखाई की तरफ जा सकें। बच्चों, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हम छोटी जमातों से ही उर्दू में मुख्तलिफ़ तख्लीकी लिखाइयाँ लिखते हैं, जिनमें कुछ तख्लीकी लिखाइयाँ मैंने यहाँ लिखी हैं। मज़मून, जिसे इंग्लिश में एसे कहा जाता है, कहानी, स्टोरी, मुकालमा नवीसी यानी डायलॉग राइटिंग, दो अफराद के आपस की गुफ्तगू, खत नवीसी, लेटर, दरख्वास्त, एप्लीकेशन और आप बीती वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ तख्लीकी लिखाइयाँ हम लिखते हैं और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश छोटी जमातों से ही हम करते हैं। बच्चों, सबसे पहले अपनी इस वीडियो में मैं आपको मज़मून नवीसी के हवाले से बताऊंगी। मज़मून नवीसी क्या है और मज़मून के कितने हिस्से होते हैं, मज़मून को कितने हिस्सों में बांटा जाता है और उसे कितने हिस्सों में लिखा जाता है, इन तमाम चीज़ों पर तफसीली गुफ्तगू में अपनी अगली वीडियो में करूँगी। जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जो उन्वानात या मौज़ूआत हमें मज़मून नवीसी के हवाले से दिए जाते हैं, उनमें से कुछ शॉर्ट एंडेड होते हैं और कुछ लॉन्ग एंडेड होते हैं। अपनी इस बात की वजाहत के लिए यहाँ मैंने कुछ मौज़ूआत लिखे हैं। बच्चों, जो शॉर्ट एंडेड मौज़ूआत होते हैं यानी महदूद मौज़ूआत जो होते हैं, तो उनमें वो ज़्यादातर डिपेंड करते हैं हमारी मेमोराइजेशन पर, यानी हमारी याददाश्त पर, और उनमें हम फैक्ट्स को लेकर चलते हैं। इन मौज़ूआत में हम अपनी तरफ से मुबालगा आराई नहीं कर सकते। जिस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा है, पहला उन्वान है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आप सबको पता है हमारे आखिरी नबी हैं। तो बच्चों, जब हम नबी पाक के बारे में मज़मून लिख रहे होते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, यानी वो कब पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन वो पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था, वालदा का नाम हज़रत आमना था। 40 साल की उम्र में उन पर पहली वही नाजिल हुई। 25 साल की उम्र में उनकी शादी हज़रत खदीजा से हुई और उस वक्त हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। हमारे प्यारे नबी को इस्लाम की तबलीग में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह उन्होंने इस्लाम की तबलीग काफिरों के सामने की, ये तमाम फैक्ट्स हैं, ये तमाम हकीकतें हैं जिनको हमने उसी तरह बयान करना होता है जिस तरह हमने उनको अगर हम उन्हें याद रखेंगे, अगर वो हमें मेमोराइज हैं, हमारी यादाश्त अच्छी है, तो हम इन चीज़ों पर मजमून लिख सकेंगे। यानी यहाँ हम मजमून को तूल देने के लिए या उसे तवील करने के लिए अपने ख्यालात का इजहार इस तरह से नहीं कर सकते कि हम खुद से कोई भी बात नहीं ऐड कर सकते या खुद से मुबालगा आराई, खुद से बात को हम तूल नहीं दे सकते, क्योंकि नबी पाक पर जब हम मजमून लिख रहे होते हैं, कोई बात हम खुद से ऐड करते हैं, हम खुद से करने की कोशिश करते हैं और वो फैक्ट यानी हकीकत नहीं होती, तो इन बातों पर हमें गुनाह भी हो रहा होता है। इसलिए हमने वही बात लिखनी होती है जो फैक्ट्स पर मबनी होती हैं, जो हकीकत पर मबनी होती हैं। तो ये मौज़ूआत जो हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं हमारी यादाश्त यानी हमारी मेमोराइजेशन के ऊपर। अगर आपकी मेमोराइजेशन अच्छी है, आप इसी तरह अगर आप अगले मौज़ूआत हज़रत खदीजा को देखेंगे, आपको पता होगा कि हज़रत खदीजा कौन थी, किस कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, नबी पाक के साथ उनकी शादी कब हुई और उन्होंने
इस्लाम की तबलीग में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ किस तरह से दिया, तो आप मजमून लिख सकेंगे। यानी टोटली डिपेंड कर रहा है आपकी मेमोराइजेशन यानी आपकी यादाश्त पर। इसी तरह कायद आज़म है, अल्लामा इकबाल है, अब्दुल सत्तार ईदी है। तो कायद आज़म के हवाले से अगर आपको पता है कि कायद आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए, फिर उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आला तालीम के लिए कहाँ गए, कामयाब वकील बनकर लौटे और कब मुस्लिम लीग का क़याम किया, कांग्रेस को छोड़ा, मुस्लिम लीग में शामिल हुए और मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया, पाकिस्तान हमारे लिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया और हमारे लिए पाकिस्तान को हासिल किया। ये तमाम चीज़ें फैक्ट्स पर मबनी हैं। यानी ये जो अगर आप कायद आज़म पर मजमून लिख रहे हैं तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है आपकी मेमोराइजेशन पर। आप इसमें खुद से कायद आज़म की हालात ज़िंदगी में कोई भी मुबालगा आराई या खुद से कोई बात नहीं कर सकते, आपका मजमून मियारी नहीं रहेगा। इसी तरह अगर हम अल्लामा इकबाल को लेके चलें तो वही बात दोबारा से मैं यहाँ ऐड करूँगी कि आपको अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ का, अल्लामा इकबाल की जो कोशिश थी पाकिस्तान बनाने के हवाले से, उनकी शायरी, मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करना, उनकी शायरी की किताबें जो उन्होंने लिखी, उन्होंने जो नज़में लिखी, तो इन तमाम बातों के बारे में हमारी मेमोराइजेशन इतनी अच्छी हो कि हमें तमाम बातों का पता हो। इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में भी हमारी मेमोराइजेशन अच्छी होगी, हमारे पास मालूमात होंगी तो हम मजमून लिख सकेंगे। ये महदूद मौज़ूआत होते हैं। यानी हम जब छोटी जब जमातों में बच्चे मजमून लिखते हैं तो उनके पास उनकी मेमोराइजेशन कुछ बच्चों की अच्छी नहीं होती, तो इसलिए वो बाज़ औक़ात बेहतर तख्लीकी लिखाई नहीं कर सकते या मियारी मजमून नहीं लिख सकते। मुझे उम्मीद है कि मैंने किस तरह से इन तमाम उन्वानात को महदूद कहा, आप इसे अच्छी तरह से जान गए होंगे। यानी महदूद इस तरह से कि टोटली डिपेंड कर रहे हैं हमारी मेमोराइजेशन पर। अब अगर हम मजमून नवीसी को देखें तो कुछ मौज़ूआत जो होती हैं वो लॉन्ग एडेड होते हैं, यानी आप उनमें अपने ख्यालात का इजहार जिस तरह से भी करना चाहें, आप उसमें मुबालगा आराई करना चाहें, आप अपने मजमून को तूल देना चाहें, उसे तवील करना चाहें, तो आप उसमें हर तरह की बात को शामिल कर सकते हैं। आप अपने ख्यालात का, जज्बात का, एहसासात का खुलकर इजहार कर सकते हैं। आपको अपने ख्यालात, एहसासात और जज्बात का बरमला इजहार करने की पूरी इजाज़त होती है। जिस तरह यहाँ मैंने कुछ मौज़ूआत लिखे हैं, जिस तरह उस्ताद, कौम का मौसम है, वालिदैन की खिदमत, मेरा नस्पुलैन, हुब्बे वतन, मेरा एक दिलचस्प सफ़र, इस तरह के मौज़ूआत और इससे रिलेटेड बेतहाशा ऐसे मौज़ूआत हैं जिन्हें हम लॉन्ग एंडेड या लामहदूद मौज़ूआत कहते हैं, जिन पर हम अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सकते हैं। मेरा नस्पुलैन यानी मेरा मकसद क्या है, मैं बड़े होकर क्या बनूंगी, मैं इस पर अपने ख्यालात और जज्बात का जिस तरह भी चाहूँ मैं इजहार कर सकती हूँ। यहाँ मेरी मेमोराइजेशन का इतना ये जो मौजू है ये मेरी मेमोराइजेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी मुझे इसमें कुछ भी डेट्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं किसी भी वाक़ये को उसी तरह कोट नहीं करूँगी, यानी फैक्ट्स पर ये नहीं चल रहा। ये मेरे अपने ख्यालात हैं, मेरे वालिदैन की खिदमत है, ये मेरे अपने जज्बात है। मैं वालिदैन की खिदमत के हवाले से क्या सोचती हूँ, हुब्बे वतन है, मैं अपने वतन की मोहब्बत के बारे में किस तरह से इसका इजहार करती हूँ, मैं अपने वतन से किस तरह मोहब्बत करती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है। इसी तरह मेरा एक दिलचस्प सफ़र है, मेरा दिलचस्प सफ़र कैसा था, कैसे किया, कहाँ का किया, ये सब बातें मैं खुलकर बयान कर सकती हूँ। यानी यहाँ पर मेमोराइजेशन का इतना ये जो इस तरह के जो उन्वानात होते हैं या मौज़ूआत होते हैं उनमें हमारी मेमोराइजेशन का इतना अमल दखल नहीं होता। हम लोग अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किसी भी तरीके से किसी भी तरह कर सकते हैं और हम एक मियारी मजमून लिखने में इस तरह से कामयाब हो जाते हैं।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो के ज़रिए आपने मज़मून नवीसी के जो उन्वानात हैं जो हमें दिए जाते हैं, जो शॉर्ट एंडेड होते हैं, यानी टोटल हमारी मेमोराइजेशन पर डिपेंड करते हैं, और लॉन्ग एंडेड जिनमें अपने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार करते हैं और हम पर पाबंदी नहीं होती। प्यारे बच्चों, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको मज़मून किस तरह से लिखा जाता है और मज़मून के कितने हिस्से होते हैं के बारे में तफसील से बताऊंगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियोस मिल सकें। जज़ाकल्लाह।